Assalamu alaikum viewers. My name is Urwa Azim. I am topper of PPSC Lecturer Chemistry Recruitment 2022. PPSC या FPSC में केमिस्ट्री की डिफरेंट तरह की पोस्ट आती हैं, जैसे कि लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर केमिस्ट की जॉब्स आती हैं या सीनियर स्कूल टीचर या इस तरह की डिफरेंट तरह की पोस्ट होती हैं। तो उनके टेस्ट या इंटरव्यू में मोस्टली हमें जनरल केमिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि डेली लाइफ केमिस्ट्री में से होते हैं। और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए अगर तो आप टोटल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप स्कूल लेवल की जो साइंस की बुक्स हैं उनमें आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स को स्टडी कर लें। इसके अलावा मैट्रिक लेवल की जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं उनको स्टडी करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर तो आप उस वे में नहीं करना चाहते तो ये हम जनरल केमिस्ट्री के जितने भी MCQs हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इन वीडियोस में स्टडी करेंगे और हम 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये उसमें फर्स्ट नंबर की वीडियो होगी। इसके अलावा लेक्चरर केमिस्ट्री के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में अगर आपको कंप्लीट गाइडलाइन चाहिए और आपको कंटेंट भी चाहिए तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एलिमेंट और एटम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स हैविंग आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच न्यूक्लियस, जबकि एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। देन हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। उसके मुताबिक ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको एटम का नाम दिया गया है। और उसने एटम को इस तरह से डिफ़ाइन किया कि ये स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल है किसी भी मैटर का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके गिर्द रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं। एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफ़र करते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होने के बावजूद एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और नेट ज़ीरो चार्ज आ जाता है। यही वजह है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अगर हम टोटल एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनका नंबर देखें तो वो 118 होता है, जिनमें से 94 जो हैं या कुछ बुक्स में यहाँ पे 92 का नंबर होता है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जबकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं या जिनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं और इनको हमने न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट के नतीजे में लेबॉर्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया गया होता है। यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करें तो वो हाइड्रोजन है। एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट नाइट्रोजन है, जबकि लिथोस्फेयर यानी अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है। एस्टाटीन इज़ द रेयरेस्ट एलिमेंट और ये बहुत कम अबंडेंस होती है, इसकी पूरी अर्थ में, पूरी यूनिवर्स में बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम है। रेडोन इज़ द हैवीएस्ट एलिमेंट और अगर लाइटेस्ट गैस की बात करें तो वो हाइड्रोजन है। हमारे पास जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं उनमें से 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। और मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो जितने भी मेटल्स हैं वो सबके सब सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट मर्करी और गैलियम। ये 2 मेटल्स ऐसी हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मेटल्स के यूजुअली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मेटल्स के हाइड्राइड्स आयोनिक होते हैं और ये बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। और मेटल हाइड्राइड्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उसकी वजह यही है कि ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। फ्री मेटल्स के बारे में देखते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, ये 3 मेटल्स ऐसी हैं जिनको हम फ्री मेटल या नोबल मेटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि एयर या वाटर के साथ ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्शन नहीं देती, जिसकी वजह से ये इनर्ट होते हैं। इनको इनर्ट मेटल्स भी कहा जाता है। मेटल्स के कंपाउंड्स जो कि नेचुरली पाए जाते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं और इनको माइनिंग के प्रोसेस के ज़रिए हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, जबकि मोस्ट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट जो है वो यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। हमारे पास मेनली एलिमेंट्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट नंबर पे मेटल्स आती हैं। मेटल्स वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मेलिएबल मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मुताबिक हम इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, उसके मुताबिक हम इनको वॉइड्स में चेंज कर सकते हैं। हम मेटल्स की जो एग्जांपल्स हैं उनमें अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं और उसी में से एग्जांपल्स दी गई हैं लेड, गोल्ड, मर्करी एट्सेट्रा। सेकंड कैटेगरी में नॉन मेटल्स को रखा गया है। नॉन मेटल्स में अपर राइट कॉर्नर जो है पीरियोडिक टेबल का, वो सब के सब नॉन मेटल पे कंप्राइज करता है। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं और इनकी डिटेल हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें मेनली जो एग्जांपल्स हैं वो हैलोजन्स आ जाती हैं, कार्बन आ जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी हमारे पास मेटलॉइड्स की आती है। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना तो मेटल्स हैं ना ही नॉन मेटल्स हैं, बल्कि इनके दरमियान में इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनमें एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एट्सेट्रा। फोर्थ कैटेगरी में नोबल गैसेस को रखा गया है। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना तो मेटल के तौर पर बिहेव करते हैं ना ही नॉन मेटल्स के तौर पर, बल्कि ये फ्री गैसेस होते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन में होता है और ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली पाई जाती हैं। मिनरल्स की हमने डेफिनेशन देखी है। वो मिनरल्स जिनमें से हम मेटल्स को इकोनॉमिकली मीन के चीप तरीके से ही मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम ओर कहते हैं। ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी में मेनली 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट नंबर पे कैल्सिनेशन आता है। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कंसनट्रेटेड ओर को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं और कंसनट्रेटेड और वो और है जिसको हम ऑलरेडी प्योरीफाई कर चुके हैं। इम्प्योरिटीज़ हम डिफरेंट मेथड से इसमें से सेपरेट कर चुके होते हैं। सेकंड नंबर पे रोस्टिंग का प्रोसेस आता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को दोबारा से हीट करेंगे, मीन के ओर को हम हीट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम एक्सेस ऑफ एयर यूज़ करेंगे। स्मेल्टिंग का प्रोसेस है जिसमें हम रोस्टेड ओर को ही कोक के साथ मिक्स करते हैं और देन हम इसको हीट करते हैं। कोक जो है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और हमारी मेटल जो है वो फ्री मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। स्टील आयरन की ही एक फॉर्म है और स्टील में कार्बन कंटेंट 0.5 से 1.5% तक होता है। इसके अलावा इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, एलुमिनियम, मैंगनीज वगैरह, और इसके अलावा आप रॉट आयरन और कास्ट आयरन में भी कार्बन की जो परसेंटेज है उसको भी देख लीजिएगा। नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिन्हें हम एनाइंस कहेंगे। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो पाउडर या गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। नॉन मेटल्स जो हैं नॉन लस्ट्रस होती हैं, इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और मेलिएबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो नहीं करती जैसा कि मेटल्स करती हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो मेटल्स से कम होते हैं। इस टेबल में नॉन मेटल्स के सिंबल और उनके नेम दिखाए गए हैं। हमारे पास टोटल 22 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 11 जो हैं वो गैशियस होते हैं और एक जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि ब्रोमीन है, और बाकी 10 जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह आता है। Alloys are the homogeneous mixture of 2 or more metals and non-metals and have more commercial utility than some of the constituent elements. तो एलोइस जो हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करने से बनते हैं और जब मिक्स करने से जो एलोय बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से।
एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इनको हम डिफरेंट तरह की यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और करेक्टरिस्टिक फिजिकल फॉर्म होती है, करेक्टरिस्टिक की इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम आइसोटोप की बात कर लेते हैं। आइसोटोप्स एक एलिमेंट के डिफरेंट ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम होते हैं। आइसोटोप के एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अगर हम प्रोटियम की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि ड्यूटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस तरह न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होने की वजह से इसके 3 आइसोटोप्स हैं और प्रोटियम मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 वाला और एक 37 वाला। देन हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन मोस्टली 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 जो है वो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है। कार्बन 13 जो है वो उसकी अबंडेंस बहुत थोड़ी होती है, लेकिन वो मैग्नेटिकली एक्टिव है, इसीलिए वो CNMR में यूज़ होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कार्बन 14 की बात करें तो ये हाईली अनस्टेबल आइसोटोप है और ये रेडियो एक्टिव है, इसीलिए ये कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है। A few minerals consist of only one element। उनमें हमारे पास ग्रेफाइट की एग्जांपल है, डायमंड की है, जो कि कार्बन के फॉर्म्स हैं, कार्बन की मिनरल्स हैं। देन सल्फ़र की मिनरल जो है वो भी इसी के एग्जांपल में आता है, और गोल्ड की मिनरल्स भी एक ही तरह के एटम पर या एक ही तरह के एलिमेंट पर कंसिस्ट होते हैं। मोस्टली जो मिनरल्स होती हैं वो सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल सिलिकेट्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स, मेटल हेलाइड या मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में। मिनरल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। देन हम कुछ फेमस जो यूज़फुल कंपाउंड्स हैं मेटल्स के, उनकी तरफ आते हैं। कॉमन सॉल्ट, इससे हम पहले ही फेमिलियर हैं, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। कॉस्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। देन वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड को कहते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 दफ़ा 2022 में लेक्चरर केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जा चुका है। देन हमारे पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। देन हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें कितने तरह के आयंस मौजूद हैं, तो इसमें 3 तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। कैल्शियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है और ऑक्सीक्लोराइड आयन होता है। देन हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। ये जिप्सम से डिफरेंट है, जिप्सम में CaSO4.2H2O होता है, जबकि ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। आइसोटोप्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आइसोबार की तरफ आते हैं। आइसोबार वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम केमिकल चेंज के बारे में देखते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह केमिकल चेंजेस हो रही हैं। तो इसमें जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स केमिकल्स होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के नतीजे में जो सब्सटेंसेस बनती हैं वो जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से डिफरेंट होती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन जो है इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि रिडक्शन इसका वाइस वर्सा है, जिसमें कि या तो ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो। अगर पॉजिटिव वैलेंस ऑफ एन एटम इज़ इंक्रीजिंग तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर पॉजिटिव वैलेंस ऑफ एटम डिक्रीज़ हो रहा है तो वो रिडक्शन हो रही होगी।
देन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होती है जो कि खुद रिड्यूस होती है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, मीन कि ये किसी भी दूसरी चीज़ से इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि दूसरों को रिड्यूस करती हैं, मीन कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास सबसे अच्छी एग्जांपल्स नॉन मेटल्स की हैं, जिनमें हैलोजन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं। देन रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ कर देती हैं, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये सब के सब जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज़ अगर हम रिडक्शन का देखें तो जब हम मेटल्स को ओर्स में से सेपरेट करते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कोक को यूज़ किया था एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेटल फ्री मेटल ऑब्टेन हुई थी। इसी तरह हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के साथ मिलती है तो कभी कुछ सब्सटेंसेस के साथ इसका रिएक्शन इतना रैपिड और विगरस होता है कि हीट और लाइट इवॉल्व होती है। तो इस तरह के रिएक्शन को कंबस्टन का नेम दिया गया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम हीट ऑफ कंबस्टन देखें तो वो 435.6 किलो जूल पर मोल होती है। रिएक्शंस की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट या एनर्जी इवॉल्व होती है, एमिट होती है, जैसा कि कंबस्टन के रिएक्शंस होते हैं। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट हम एयर की बात करते हैं। एयर कलरलेस, टेस्टलेस, गैशियस मिक्सचर है जिसमें मोस्ट अबंडेंट गैस जो है नाइट्रोजन है 78%, देन ऑक्सीजन 21% और इसके अलावा बाकी गैसेस होती हैं जिनमें आर्गोन 0.9% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035% होती है। इसके अलावा दूसरी नोबल गैसेस ओजोन और वाटर वेपर्स भी होते हैं। इसके अलावा पोल्यूटेंट्स भी होते हैं। वाटर वेपर्स और जो एयर की कंपोजिशन है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती है, वेरिएशन आती है। जबकि जो पोल्यूटेंट्स हैं ये डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ या ऑटोमोबाइल्स में से आते हैं जहाँ पर फ्यूल बर्न होता है, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम एंड कोल। तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये एक्चुअल में हमारी एयर को कंटेमिनेट करने का काम करते हैं। एयर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की बैड कंडक्टर होती है। देन हम वाटर की तरफ आते हैं। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो कि सोप के साथ अच्छी लेदर नहीं बनाता, अच्छी जाग नहीं बनाता, जबकि सॉफ्ट वाटर वो वाटर है जो कि सोप के साथ अच्छी लेदर बना देता है। हार्डनेस ऑफ वाटर की दो टाइप्स हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। इसको टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम इजीली रिमूव कर लेते हैं। हम इसको रिमूव करने के लिए बॉइलिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइम ऐड कर सकते हैं। जब हम लाइम ऐड करते हैं तो इस मेथड को क्लॉक मेथड कहते हैं। सेकंड नंबर पे परमानेंट हार्डनेस जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट्स की वजह से होती है और इसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा ऐड कर सकते हैं या डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि जब वाटर वेपर्स होते हैं एयर में उनको कंडेंस करने से ये बनता है, लेकिन ये वहाँ पर प्योरेस्ट होगा जहाँ पर एयर में पोल्यूटेंट्स नहीं होंगे। अगर तो पोल्यूटेंट्स है तो रेन वाटर अर्थ तक आने तक पोल्यूट हो जाता है। और रेन वाटर अगर तो वो प्योरेस्ट है तो ये सॉफ्ट वाटर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी कार्बोनेट, सल्फेट्स या क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होते, इसीलिए ये सॉफ्ट वाटर होता है। रिवर की वाटर की बात करें तो ये चूँकि डिफरेंट तरह की लैंड पर से गुजरता है तो उस दौरान ये डिफरेंट सोलुबल मिनरल्स को अर्थ में से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से ये हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की बर्निंग में हेल्प करती है और रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के एक्शन को, ऑक्सीजन का जो डिफरेंट बर्निंग एक्शन है उसको डाइल्यूट करता है और उसकी बर्निंग को, उसकी कंबस्टन को कंट्रोल करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू आती है। जब हम कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो एयर में आती है। वाटर वेपर जो है एयर में एवेपोरेशन के थ्रू आते हैं। जब सी या रिवर से वाटर एवेपोरेट होता है तो ये एयर में आ जाते हैं। एयर में तकरीबन 0.4% वाटर वेपर्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्टली पूछ लिया जाता है किसी भी आम इंटरव्यू में भी, जिसमें कि एक ग्लास है आपके पास और आइस क्यूब्स या तो उसमें है या ठंडा पानी है। तो थोड़ी देर के बाद उसको जब हम रखते हैं तो उसके ग्लास के साइड्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में वाटर वेपर्स होते हैं, तो जब उनको ग्लास के करीब इन्वायरमेंट मिलता है जो कि थोड़ा लो टेम्परेचर को होता है, तो उस जगह पे वो कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना एज ए ड्रॉपलेट हमें नज़र आते हैं ग्लास की सरफेस पे या साइड पे। एयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर हम लाइम वाटर को ओपन एयर में रख दें तो लाइम वाटर भी थोड़ी देर के बाद मिल्की हो जाएगा, क्योंकि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो कि वाटर को मिल्की अपीयरेंस देगा। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कैवेंडिश ने 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया था, और ये इसने बताया था कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 में होता है बाय वॉल्यूम, और अगर हम बाय मैस इसका देखें तो वो 1:8 बनती है। जैसे कि हाइड्रोजन का जो है वो 2 मोलर एटॉमिक मैस होता है, जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है। इनकी रेशियो लें तो 1:8 बनेगी। Hence, when an electric current is passed through acidified or alkaline water, for every 1 volume of oxygen 2 volume of hydrogen evolves। और इसी तरह अगर हम वाटर को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के, तो हमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और देन हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो वाटर जो है वो उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। ऑक्सीजन एक कलरलेस, अडरलेस और टेस्टलेस गैस है, और ये वाटर में स्पैडिंगली सोलूबल है, और ये एयर से स्लाइटली हैवियर होती है। ये खुद तो बर्न नहीं करती, लेकिन बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प करती है। ये अर्थ में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, फ्री स्टेट में भी पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट में भी। ऑक्सीजन को अगर लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हम पोटाशियम क्लोरेट को हीट करेंगे और साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड को, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर होके आ जाएगी। इसके अलावा हम किसी भी ऑक्साइड या ऑक्सीजन रिच सॉल्ट को हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। इस तरह से हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम वाटर में से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक करंट गुजारें तो ऑक्सीजन प्रिपेयर हो जाती है। देन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है और ये हाईली फ्लेमेबल है, फ़ौरन से आग पकड़ लेती है और ये ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलती है। हाइड्रोजन के यूजेस की तरफ देखें तो वनस्पति घी बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा अल्कोहल की प्रिपरेशन में, इसके अलावा हम अमोनिया सिंथेसिस में भी हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। ये आज की वीडियो थी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, जिसमें हम मज़ीद जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।